दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काले सोने के चोर। ये तीन जासूसों की कॉमिक्स है। एक्शन कॉमेडी और जासूसी कॉमिक्स होती हैं इनकी, और ये इनकी दूसरी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। काले सोने के चोर। एक दिन शक्ति नगर के विश्व प्रसिद्ध तीन जासूसों के घर एक अत्यंत ही असाधारण मेहमान पधारे। आप चाहते हैं कि हम तीनों इसी समय आपके साथ आपके देश बखनूर चलें, क्योंकि वागे सुल्तान हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? एयर टिकट और वीजा का इंतजाम भी करना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं गुड़गांव चलना हो। ही। आप लोग बिल्कुल चिंता न करिए, मैं बखनूर देश का प्रधानमंत्री हूँ। मैं सब इंतजाम करवा दूंगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुल्तान का निजी जहाज आप लोगों को ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। आइए अब हम लोग चलते हैं। ही। और कुछ ही देर बाद तीन जासूसों की टोली बखनूर देश की ओर उड़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री महोदय, अभी तक आपने हमें यह नहीं बताया कि आखिर आपके सुल्तान ने हमें क्यों किया है। जनाब, यह टॉप सीक्रेट मामला है। हमारे सुल्तान का सख्त निर्देश है। केवल वहीं इस विषय पर आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे। लीजिए जनाब, आप लोगों की सेवा में हाजिर है केसर और पिस्ते की शाही खीर। आज से आपको जरूर पसंद आएगी। केसर और पिस्ते की शाही खीर, क्या बात है, मजे आ गई। यम यम। मोटे, तेरी तो लॉटरी खुल गई। ही। नाटे जासूस की सूंघ ने सुनने और देखने की शक्ति बहुत ही तेज थी। इस खीर में से एक अजीब सी महक आ रही है, क्या हो सकता है? मोटा जासूस अभी खीर खाने जा ही रहा था कि खीर में जहर है। क्या कहते हैं जनाब? यह शाही खीर मैंने खुद बनाई है। मैं सुल्तान का निजी खानसामा हूँ। तो ठीक है, यह खीर सबसे पहले तुम खाओगे। क्यों? अब खाते हुए नहीं, खाओ इसे। तभी अचानक ही वह अरब खानसामा खीर का पहला नाट्य जासूस पर फेंककर विमान के दरवाजे की ओर भागा। पकड़ो, भागने न पाए। ही। और फिर वह बिजली की फुर्ती से एक पैराशूट अपने कंधे पर रखकर विमान से बाहर कूद गया। श्रीमान जी, यह क्या चक्कर है? हमें जहर देकर मारने का षड्यंत्र क्यों और किसने रचा था? वह खानसामा कौन था? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने सुल्तान की ओर से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं यह नहीं जानता था कि सुल्तान का वह निजी खानसामा हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। यह निश्चय हमारे दुश्मनों की कोई चाल है। मैं अभी आप लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करवाता हूँ। और प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने देश के एयरपोर्ट से रेडियो संपर्क स्थापित किया। हेलो, हमारे सुल्तान के खास मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। ओवर। कुछ ही देर बाद जब उनका विमान बखनूर एयरपोर्ट पर उतरा तो सुल्तान के विशेष कमांडो दस्ते ने पूरे एयरपोर्ट को घेर रखा था। एयरपोर्ट से तीनों जासूस विशेष बुलेट प्रूफ कार में सुल्तान के महल की ओर रवाना हुए। वाह भाई वाह, क्या आरामदायक कार है, यह मजे आ गए। मोटे, इस कार की कीमत कम से कम 50 लाख होगी, समझा? तभी नाट्य जासूस की अति संवेदनशील कानों ने एक आवाज सुनी। यह लगातार टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है? कार में टाइम बम है कि क्या? उसी क्षण कार के ड्राइवर ने कार रोक दी और सभी लोग कार में से निकलकर दूर हो गए। और कुछ ही मिनटों बाद भयंकर विस्फोट हुआ। कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। धड़ोम। महोदय, यह क्या माजरा है? अगर हम आपके सुरक्षा सैनिकों के सारे होते तो अब तक हमारा कचूमर बन गया होता। दोस्तों, मैं दोबारा आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे गुमान भी नहीं था कि हमारे दुश्मन इस हद तक भी जा सकते हैं। चलिए दूसरी कार में बैठिए। और फिर कुछ ही देर बाद वे दूसरी कार में सवार होकर सुल्तान के आलीशान महल में पहुंचे। तीन जासूसों को पूरे शाही सम्मान के साथ महल में ले जाया गया। सुल्तान उन्हीं की राह देख रहे थे। सुल्तान, आपकी आज्ञा अनुसार मैं उन जासूसों को ले आया हूँ। आशा है अब हमारी समस्या सुलझ जाएगी। आप लोगों का हमारे देश में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के साथ जो हादसे हुए हैं, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सुल्तान साहब, यूं भी हम तीनों इतनी आसानी से मारे जा सकने वाले प्राणी नहीं है। कहिए, हमारे लिए क्या हुक्म है? दोस्तों, मैं तुम्हें जो काम सौंपना चाहता हूँ उसमें तुम्हारे लिए काफी खतरा हो सकता है। तुमसे पहले भी कई जासूस अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और उन सभी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। हमारा छोटा सा देश बखनूर केवल 220 वर्ग किलोमीटर का है।
लेकिन यहाँ के रेगिस्तान के गर्भ में काला सोना यानी तेल का भंडार भरा हुआ है। आप तो जानते हैं कि हमारे समस्त देशवासियों का जीवन निर्वाह इसी तेल के बल पर ही होता है। जब तक यहाँ तेल है तब तक यहाँ खुशहाली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खुशहाली अधिक दिन नहीं रहेगी। आपके देश में तो पाक तेल का भंडार है, फिर आपके मन में यह संदेह कैसा? हम भी यही सोचा करते थे कि हमारे पास पाक तेल का भंडार है। हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान था कि हमारे देश के तेल का भंडार आने वाले 60 सालों तक चलेगा, लेकिन पिछले 3 सालों से सब चौपट हो गया है। हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अचानक हमारे तेल के कुएं सूखने शुरू हो गए हैं। अगर इसी दर से हमारे तेल के कुएं सूखते गए तो हमारा तेल का भंडार 20 साल तक भी नहीं चल पाएगा। अचानक तेल के कुएं सूखने शुरू हो गए, यह भला कैसे हो सकता है? क्या आपने विशेषज्ञों की राय ली है? मैंने फ्रांस और जर्मनी के कई विशेषज्ञों को बुलाकर राय ली है। उन विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे तेल के कुएं सूख नहीं रहे, बल्कि बहुत ही बड़े पैमाने पर तेल की चोरी हो रही है। लेकिन ये अरबों डॉलर मूल्य के तेल की चोरी कैसे हो रही है, ये अब तक राज ही बना हुआ है। दुनिया का कोई भी जासूस अब तक इस राज पर से पर्दा उठा पाने में सफल नहीं हो सका है। अब तो मेरे देश का भविष्य तुम तीनों के ही हाथों में है। यह तो तय कि ये चोर आपके बहुत ही करीब के लोग हैं, तभी तो उन्हें आपकी हर बात का पता चल जाता है। लेकिन ये लोग कौन हो सकते हैं? तभी उस कक्ष में एक ऐसा आदमी प्रविष्ट हुआ जो हूबहू सुल्तान की शक्ल का था। क्यों बड़े भाई, किसी खास समस्या पर विचार हो रहा है क्या? आओ छोटे भाई, भला तुमसे क्या पर्दा? ये तीनों भारतीय विश्व प्रसिद्ध जासूस हैं। मेरे बुलावे पर ये तीनों तेल चोरी के मामले में हमारी सहायता करने आए हैं। दोस्तों, इनसे मिलो, ये है मेरा जुड़वा भाई और इस देश का भावी सुल्तान। क्यों चकरा गए न? यह मुझसे केवल 3 मिनट छोटा है। हम दोनों में फर्क केवल इतना है कि मेरी आंखें काली है और इसकी नीली। है ना मजे की बात? ही ही ही। दोस्त, मैंने बड़ी उम्मीदों से आप लोगों को बुलवाया है। अब निर्णय करना आप लोगों के हाथों में है कि आप यह केस लेकर हमारी मदद करना चाहेंगे या नहीं। लंबे जासूस ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, सुल्तान, हम क्षमा चाहते हैं। हम यह केस नहीं ले सकेंगे। मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है कि हम इस समस्या को सुलझाने में सफल हो जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? अगर आप ही लोग हिम्मत हार गए तो मेरे से डूबते देश को कौन बचा पाएगा? सच मानिए, अब आप लोग ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। लंबे, तुम्हारा यह निर्णय हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया है। भूल गए, हम तीनों ने मिलकर कसम खाई थी कि हम अपने पैसे में आखिरी क्षण तक भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और हमने यह भी कसम खाई थी कि हम सदा सच्चाई का साथ देंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। गुर्र। तो तुम दोनों को यह भी याद होना चाहिए कि हमने मिलकर यह भी तय किया था कि उम्र और अनुभव में तुमसे बड़ा होने के कारण निर्णय लेने का अधिकार केवल मेरा होगा। इसे बीच मौका देकर लंबे जासूस ने सुल्तान को आंख मार दी थी, और सुल्तान भी लंबे जासूस का इशारा समझ गया था। सुल्तान साहब, हम आपके कोई काम तो नहीं आ सके, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ दिन बखनूर में रुक कर सैर सपाटा कर लें। कौन जाने फिर मौका मिले या न मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी अपने प्रधानमंत्री से कहकर इंतजाम करवा देता हूँ। प्रधानमंत्री जी, ये मेरे खास मेहमान हैं। इन्हें यहाँ के 5 सितारा होटल जन्नत में ठहराया जाए। इन्हें जो ये चाहे सुविधा दी जाए, और ध्यान रहे इन्हें किसी किस्म की तकलीफ न हो। जो हुक्म सुल्तान जी। और सुल्तान की आज्ञा अनुसार 3 जासूसों को जन्नत होटल के सबसे बेहतरीन कमरे में ठहराया गया। उनके सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किया गया। अब जाने कितने दिन इस मनुष्य कमरे में बैठे बैठे बोर होना होगा। गुर्र। मेरा यहाँ एक पल के लिए भी जी नहीं लग रहा है। गुर्र। दोस्तों, नाराज न हो। मैंने प्रधानमंत्री से कहकर एक मोटर बोट का इंतजाम करवा लिया है। कल सुबह ही हम समुद्र में सैर करने चलेंगे। और दूसरे दिन सुबह तीनों जासूस मोटर बोट में सैर करने निकले। लेकिन मोटे और नाटे जासूस का मूड अब भी बिगड़ा हुआ था। वाह, कितनी बढ़िया समुद्री हवा चल रही है, मजा आ गया। लगता भी इन दोनों को असलियत बता देनी चाहिए। बीच समुद्र में हमारी बातें किसी के द्वारा सुने जाने का कोई खतरा भी नहीं है। हे। और फिर लंबे जासूस ने मोटर बोट रोककर अपने साथियों से कहा, दोस्तों, आखिर तुम दोनों ने यह सोच कैसे लिया कि मैं यह केस लेने के लिए इनकार कर सकता हूँ? मैंने तो सुल्तान को आंख मारकर इशारा भी कर दिया था।
क्या कह रहे हो तुम? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यार, वो सीधी सी बात है। सुल्तान के आसपास उसके दुश्मनों ने जाल बिछा रखा है। अगर उसके दुश्मनों को हमारे निर्णय का पता चल जाता तो क्या अब तक हम जीवित बच पाते? मैं होटल में भी तुम्हें नहीं बता सकता था, क्योंकि वहां भी माइक्रोफोन लगा हो सकता था। याहू! नाटा जासूस कुर्सी हमारी इतनी जोर से उछला था कि सीधा समुद्र में जा गिरा। स्पॉक! कल से मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, अब बड़ी जोर की भूख सताने लगी है। चिंता न करो मोटे, नाटा जासूस तेरे लिए ही मछली पकड़ने गया है समुद्र में। हा हा हा, ग्लुप ग्लुप। जब नाटा जासूस पानी में से उभरा तो वह कुछ चिंतित था। क्या बात है नाटे, यह तेरे माथे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? ऐसा लगता है मेरी आंखों ने सागर के अंदर कुछ देखा है। मैं एक और डुबकी लगाकर अभी पता करके आता हूँ। नाटे जासूस ने प्राणायाम का अच्छा अभ्यास था। उसने गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर लिया। जरा सावधान रहना, यहाँ शार्क भी हो सकती हैं। मेरे फेफड़े में जितनी ऑक्सीजन है उससे मैं पूरे 3 मिनट तक पानी में रह सकता हूँ। ऐसा लगता है यहाँ समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है। तो मेरी नजर इसी पाइपलाइन पर पड़ी थी। समझ में नहीं आता समुद्र तल में यह पाइपलाइन क्यों बिछाई गई है। आसपास तेल की चिकनाहट भी है। 3 मिनट होने वाले हैं, मेरा एकदम घुट रहा है। अब मुझे ऑक्सीजन लेने के लिए फिर ऊपर चलना होगा। नाटे जासूस को इस बार जगह का सही अंदाजा नहीं रहा। अतः जब वह पानी की सतह पर आया तो वह मोटर बोट से काफी दूर निकल आया था। दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, अभी तैरकर वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। नाटा जासूस तैरकर मोटर बोट की ओर आ ही रहा था कि अचानक लंबा जासूस चीख पड़ा, शार्क! हे भगवान! वह शार्क मछली तो नाटे की ओर ही बढ़ रही है, अब क्या होगा? अचानक ही वह शार्क बहुत ही तेज से नाटे जासूस की ओर बढ़ने लगी और एकदम ही उसके करीब आ गई। मैं आ रहा हूं नाटे! और मोटे जासूस ने भी पानी के अंदर डुबकी लगाकर अपने रामपुरी चाकू से उस शार्क पर हमला बोल दिया। इसी बीच नाटा जासूस तैरकर मोटर बोट तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। अब आओ, मेरे हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। बाप रे बाप! यह खून किसका? कहीं हमारे मोटे को तो कुछ नहीं हो गया? तुम ठीक तो हो ना मोटे? कुछ ही पल में मोटा जासूस सकुशल पानी की सतह पर आ गया। मरे मेरे दुश्मन! मैंने पूरे 15 साल शक्ति नगर के अखाड़े में पहलवानी की है। पहुंचा दिया उस सार्क की बच्ची को सीधा यमलोक। जियो मेरे कलयुगी भीम! हा हा हा! मोटे, फटाफट मोटर बोट में आ जाओ। इस खून की गंध से आकर्षित होकर यहाँ कई शार्क आती होंगी। और फिर वे मोटर बोट घुमाकर वापस लौट चले। नाट्य, बताओ, तुमने समुद्र के अंदर क्या देखा था? समुद्र की सतह पर पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। पाइप के आसपास तेल की चिकनाहट भी है, जिससे साफ जाहिर है कि वे पाइप तेल ले जाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। उसी श्याम होटल में प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए। प्रधानमंत्री जी, एक बात आपसे पूछनी है। क्या आप लोगों ने यहाँ के समुद्र तल पर भी तेल की पाइपलाइन बिछा रखी है? नहीं तो आखिर हम समुद्र तल पाइपलाइन क्यों बिछाएंगे? लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? यह मैं भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन लगता है कल सुबह मैं फिर समुद्र में सैर करने जाना होगा। और दूसरे दिन सवेरे वे मोटर बोट से सैर को निकल पड़े। पिछले दिन उन्हें उन्हें जिस स्थान पर पाइपलाइन दिखाई दी थी, आज वे उस स्थान से भी बहुत आगे निकल आए। वह देखो, एक छोटा सा द्वीप है, शायद उस पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है। जरा मोटर बोट रोको, मैं अपनी दूरबीन से पूरी द्वीप का ध्यानपूर्वक देखना चाहता हूँ। मोटे जासूस ने जैसे अपनी दूरबीन आंखों पर लगाई, कुछ बंदूकधारी एक मछेरे को पकड़े हुए हैं और उससे अपने गोलियों का निशाना बनाने जा रहे हैं। और फिर तीनों जासूस अपनी मोटर बोट को पूरी गति से चलाकर उस स्थल पर पहुंच गए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं इस इलाके में फिर कभी नहीं आऊंगा। यह तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग कौन हो और इस गरीब मछेरे पर अपनी बंदूकें क्यों साधे हुए हो? क्या कसूर किया इस बेचारे ने? पहले तो यह बताओ, तुम लोगों ने इस द्वीप की जल सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? गुर्र! हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाते, समझे? हा हा हा! फिर इससे पहले कि वह बंदूक ये धारी तीन जासूसों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाते, लंबे जासूस का रिवॉल्वर गरज उठा, ठों ठों। और लंबे जासूस की गोली से
उन बंदूकदारों की बंदूकें छिटक गई। ओह, समुद्र में जा गिरी। और फिर तीनों जासूस उस मच्छर को उन बदमाशों के चुंगल से छुड़ाकर वहां से भाग चले। नाटे जासूस ने उन बदमाशों की मोटर बोट भी बेकार कर दी थी ताकि वे उनका पीछा न कर सके। मूर्खों, हमसे टकराने वालों को खुद ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। गुर्र, आज तुम सबका शरीर इसी समुद्र की मछलियां नोच नोच कर खाएंगी। गुर्र। एडवर्ड, तुरंत वॉकी टॉकी से सेंट्रल कमांड को खबर कर दो। किसी भी सूरत में वे लोग जिंदा बचकर न भागने पाए। गुर्र। अभी कांटेक्ट करता हूं सर। हेलो सेंट्रल कमांड, गार्ड 707 स्पीकिंग। कुछ अज्ञात लोग हमारी कैद से एक संदेहास्पद मच्छर को छुड़ाकर मोटर बोट से भाग रहे हैं। उन सबका मारा जाना बहुत जरूरी है। और तीन जासूस उस मच्छर के साथ अभी कुछ ही दूर निकल पाए थे कि उन्होंने पीछे से एक हेलीकॉप्टर आने की आवाज सुनी। हेलो सेंट्रल कमांड, हमने उन्हें ढूंढ लिया। और हेलो गार्ड 909, उनका खात्मा कर दो। तुम सब फटाफट मोटर बोट के अंदर लेट जाओ। वे हम पर गोलियां चला सकते हैं, हमें उनके निशान से बचना होगा। वे पूरे हैवान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। कम वक्त, सांप ही तरह मोटर बोट चला रहा है, मुझे निशाना साधने में दिक्कत हो रही है। पायलट, हेलीकॉप्टर एकदम नीचे ले चलो। गुर्र। लंबा जासूस पूरी गति से मोटर बोट दौड़ा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर सीधा उनके सिर पर आ पहुंचा। आज ये मेरी बंदूक की गोले के निशाने से नहीं बच पाएंगे। हा हा हा, ठाए ठाए। दोस्तों, जल्दी कोई तरकीब सोचो, वरना इन कातिलों से आज हमारा बच पाना असंभव है। मोटर बोट से मुझे यह चमकदार टीन का टुकड़ा मिला है। मैं इसे सूरज की रोशनी में चमकाता हूँ, शायद कोई करिश्मा हो जाए। आइडिया अच्छा, चलो फटाफट कोशिश करो। और मोटा जासूस हेलीकॉप्टर की ओर मुंह करके उस टीन के टुकड़े से सूरज की रोशनी प्रतिबिंबित करने लगा। सत्यानाश हो इनका, मेरी आंखें चुंधियारी है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गुर्र। और फिर कुछ ही देर में, पायलट अब वापस लौट चलो। अगर हमें बखनू के तट रक्षकों ने देख लिया तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। कम वक्त, बच गए आज। याहू। दोस्तों, अब बाहर आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है, हम सब बाल बाल बच गए आज। अब हमारे लिए वापस होटल में जाकर ठहरना ठीक नहीं है। हो सकता है फिर हमारे ऊपर कातिलाना हमला हो, लेकिन आज की रात हम बिताएंगे कहाँ? अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो मेरा गरीब खाना यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आप लोग मेरे मेहमान बनेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ठीक है दोस्त, आज की रात हम तुम्हारे घर ही रुकेंगे। और वे बखनूर के मुख्य नगर से दूर मच्छरों के गांव की ओर चल दिए। दोस्त, अपना नाम तो बता दो। जी, मेरा नाम इकबाल असलम है। यही है मेरा गांव और वेरा मेरा घर। आप मोटर बोट यहीं किनारे पर लगा दीजिए, यहाँ कोई खतरा नहीं है। वाह, यह इलाका तो बड़ा सुंदर है। आजकल अपने घर में मैं अकेला ही हूँ। मेरी बेगम का इंतकाल हो चुका है और मेरे बच्चे शहर में जा बसे। बच्चे तो बहुत कहते हैं कि मैं उनके साथ चलकर हूँ, लेकिन मुझे अपना एक खानदानी पेशा बहुत ही अच्छा लगता है। असलम ने तीन जासूसों को अत्यंत प्रेम के साथ भोजन बनाकर खिलाया। रात को वे चारों समुद्र के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। असलम भाई, उस द्वीप के वे कौन लोग थे जो वे तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे? हम मछेरे कई बार मछली पकड़ते हुए उस द्वीप की ओर निकल जाया करते हैं। उस द्वीप के आसपास हमें बहुत अच्छी मछली मिलती है, लेकिन पिछले 5 सालों से छोटे सुल्तान के आदेश पर हमें उस द्वीप के आसपास जाने के लिए मना कर दिया गया है। हमारे छोटे सुल्तान ने किसी अमेरिकी उद्योगपति की पार्टनरशिप में उस द्वीप पर डिब्बाबंद फल और फूलों का जूस पैक करने के लिए एक फैक्ट्री लगाई है। तब से उस द्वीप पर अमेरिकियों ने कब्जा जमा रखा है। जाने क्यों हमारे छोटे सुल्तान ने उन अमेरिकियों को काफ़ी छूट दे रखी है। आज भी मुझसे गलती गलती होगी और मैं उस द्वीप की ओर चला गया था। असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मेहरबानी से अब मुझे तेल की चोरी का सारा चक्र समझ में आने लगा है। उन अमेरिकियों को भला क्या जरूरत थी कि वे फल और जूस पैक करने के लिए यहाँ आकर कारखाना लगाए, जबकि इस रेगिस्तानी इलाके में फल तो पैदा होता ही नहीं है। इस रेगिस्तानी का असली जूस तो है तेल। यानी कि छोटा सुल्तान अमरीकियों के साथ मिलकर अपने देश को लूट रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। बड़े सुल्तान हमारी बातों पर भला कैसे विश्वास करेंगे? मोटे, तुम ठीक कह रहे हो, हमें बड़े सुल्तान को पूरा प्रमाण देना होगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अब तुम लोग मेरी योजना को ध्यानपूर्वक सुनो।
और दूसरे दिन सुबह तीनों जासूस असलम से विदा लेकर एक टैक्सी से सुल्तान के महल की ओर चल दिए। रास्ते में वे एक भव्य डिपार्टमेंटल स्टोर में रुके। बखनूर के इस प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर में दुनिया की हर चीजें ड्यूटी फ्री मिलती थी। जनाब, मुझे एक जोड़ा ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए जिससे मेरी आंखें आंखें काली के बजाय नीली दिख सके। मैंने कुछ साल पहले एक जासूसी पत्रिका में ऐसे रंगीन कॉन्टैक्ट लेंसों के बारे में पढ़ा था। जनाब, आप सही जगह पर आए हैं। अभी हाजिर करता हूँ नीले कॉन्टैक्ट लेंस। नाटा जासूस स्टोर में यूं ही घूम रहा था कि उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। समुद्र में निश्चिंत होकर तैरिए, इस अद्भुत तेल को लगाने से शार्क आपके करीब भी नहीं फटकेगी। जनाब, उस बोर्ड पर जिस तेल का विज्ञापन लगा हुआ है, मुझे एक बोतल वह तेल चाहिए। अब तो मुझे शार्क से बड़ा ही डर लगता है। अभी लीजिए हुजूर, यह तेल कल ही पेरिस से आया है। खरीदारी के बाद वे वहां से सीधे सुल्तान के महल की ओर चल दिए। जब वे सुल्तान के महल में पहुंचे तो सुल्तान स्वयं बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुल्तान तीन जासूसों से एक विशेष कक्ष में मिले। कल रात जब मुझे सूचना मिली कि तुम लोग अपने होटल में वापस नहीं लौटे तो मुझे बड़ी चिंता हो गई। सुल्तान साहब, चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हम तीनों बड़े ही बेशर्म हैं, हम आसानी से मरने वाले नहीं है। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाए हैं, सुनिए। आपके देश से तेल चुराने वाला चोर कोई और नहीं बल्कि आपके जुड़ा भाई छोटे सुल्तान है। इस चोरी में उन्होंने अमरीकियों से साठगांठ कर रखी है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो छोटे सुल्तान बनकर हम आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा पहले ही से शक था। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए यह विशेष नीले कॉन्टैक्ट लेंस लाया हूँ। इन लेंसों को लगाने से आपकी काली आंखें नीली दिखेंगी और आप हूबहू छोटे सुल्तान लगेंगे। जब आप छोटे सुल्तान बनकर हमारे साथ उस द्वीप पर चलेंगे तो हमें कोई नहीं रोकेगा। आप हमारा परिचय करा दी यह दी आप हमारा परिचय यह दीजिएगा कि हम भारत से आए हैं और तेल खरीदना चाहते हैं। इस तरह आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि किस तरह समुद्र के तल में पाइपलाइन बिछाकर आपके देश का सारा तेल उस द्वीप पर पहुंचाया जाता है। आप अपनी सेना को भी आगाह कर दीजिए। बहुत खूब, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरकीब सोची है। और फिर सुल्तान ने अपने एक सहयोगी को बुलाकर कहा, सेना को कहिए कि वह उस द्वीप पर हमला करने के लिए तैयार है। इस ट्रांसमीटर से मेरा आदेश मिलते ही हमला बोल दें। जो हुक्म सुल्तान साहब। अब वह नीले कॉन्टैक्ट लेंस मुझे दीजिए। मैं भी जाकर अपने कमरे से हुलिया बदल कर आता हूँ। आज सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। यह लीजिए सुल्तान साहब। कुछ ही देर बाद जब सुल्तान कमरे से निकला, वाह, आप तो हूबहू छोटे सुल्तान दिखते हैं। आज छोटे सुल्तान के मेरी पार्टनर विल्सन को खूब चकमा दूंगा मैं, हा हा हा। और वे हेलीकॉप्टर से उस द्वीप की ओर चल दिए। यह हेलीकॉप्टर भी छोटे सुल्तान का ही है। वह इसी से उस द्वीप में आता जाता रहता है। फिर तो और अच्छा है, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। कुछ ही देर बाद वे द्वीप में बने हेलीपैड पर उतरे। अरे छोटे सुल्तान, आपके रहते भले हमें क्या परेशानी हो सकती है। आज एक टैंकर तेल भरकर अमेरिका की ओर रवाना हुआ है। विल्सन दोस्त, क्या हाल है यहाँ? सब काम दाम ठीक ठाक तो चल रहा है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन ये लोग कौन है आपके साथ? कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो हमारे आदमियों की कैद से एक मच्छर को छुड़ाकर भागे थे? गुर्र। इन्होंने अनजाने में आपके काम में दखल दिया है। ये तीनों बड़े ही शर्मिंदा है उस घटना के लिए। दरअसल ये मेरे खास मेहमान है। ये भारत से आए हैं और हमसे बड़ी मात्रा में तेल खरीदना चाहते हैं। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि इन्हें विश्वास हो जाए कि हम बड़ी से बड़ी मात्रा में इन्हें तेल सप्लाई करने में सक्षम हैं। वेलकम वेलकम, हमारे भारतीय मित्रों का यहाँ स्वागत है। आपने अपने इन खास मेहमानों को हम समुद्र के अंदर चलकर दिखाएंगे कि हम कितनी सफाई से तेल की चोरी करते हैं, हा हा हा। और फिर विल्सन उन चारों को अपनी कार में समुद्र के किनारे ले गया। यह रही हमारी खास पनडुब्बी, आइए मेरे साथ चलिए और समुद्र के भीतर के सुंदर दृश्यों का आनंद लीजिए, हा हा हा। और वे सभी उस पनडुब्बी में बैठकर समुद्र तल में बिछाई गई पाइपलाइनों का निरीक्षण करने लगे। जब हमने समुद्र तल में पाइपलाइन बिछाई थी तब हमने बड़े सुल्तान से यह बहाना किया था कि हम अपनी फैक्ट्री के लिए बिजली और टेलीफोन की केबल बिछा रहे हैं, हा हा हा।
आज तक बड़े सुल्तान को हम मान चोरों पर शक भी नहीं हो पाया है। हमने इन मशीनों की सुरक्षा के लिए यहाँ ढेर सारी शार्क मछलियां भी पाल रखी हैं, जिनके डर से कोई गोताखोर सागर तल में आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि हम कितने काबिल लोग हैं। कहिए, आप लोग कितने लाख गैलन तेल का ऑर्डर दे रहे हैं? हा हा हा। तभी लंबे जासूस ने सुल्तान से फुसफुसाकर कहा, आप तुरंत अपने ट्रांसमीटर से सेना को हमला करने का हुक्म दे दीजिए। इन सब से हम निपट लेंगे। इतनी भी जल्दी क्या जासूस साहब? गिरफ्तार कर लो इन जासूसों को। क्यों? मेरे भारतीय जासूसों, मैं बड़ा सुल्तान नहीं बल्कि छोटा सुल्तान हूँ। जिस तरकीब से तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरकीब से मैं पहले काले कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर अपने महल में तुम्हारी राह देख रहा था। बड़े सुल्तान तो इस समय प्रधानमंत्री के साथ शिकार पर गए हुए हैं। इन जासूसों को पकड़ने की अच्छी तरकीब सोची तुमने सुल्तान। हा हा हा। छोटे सुल्तान, एक बात तो बताइए कि आपको अपने देश और अपने सगे भाई के साथ गद्दारी करते थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बिल्कुल नहीं दोस्त। मेरा बड़ा भाई तो बेवकूफ़ है। वह देश की सारी दौलत देश की जनता पर लुटाना चाहता है, और मैं अपनी सल्तनत की दौलत खुद हासिल करना चाहता हूँ। अपना अपना सोचने का ढंग है। प्यारे, देख लेना, आज से कुछ सालों बाद मैं इस सल्तनत का सुल्तान बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा होगा। और अब यह सोचा जाए कि तुम तीनों को कैसी मौत दी जाए। मेरे पालतू शावकों ने बड़े दिनों से आदमी का गोश्त नहीं खाया है। आज उन सबकी ऐश करवा दूंगा। गुर्र। और फिर तीन जासूसों को उस उस कक्ष में डाल दिया गया जहां से उन्हें समुद्र के अंदर फेंका जा सके। अगर शार्क को भूख हड़ताल करवानी हो तो फटाफट अपने शरीर पर यह तेल मल लो। वाह नाटे, तू तो उस्तादों का भी उस्ताद निकला। ही ही ही। और कुछ देर बाद जैसे पनडुब्बी शार्क वाले इलाके में पहुंची, उन तीनों को समुद्र के अंदर फेंक दिया गया और कई भूखी शार्क एक साथ उन पर झपट पड़ी। इधर, छोटे सुल्तान, हमारे एक और दुश्मन का खात्मा हो गया। चियर्स। बधाई हो विल्सन, चियर्स। और पनडुब्बी वापस द्वीप की ओर चल दी। उस अद्भुत तेल को के अपना क, उस अद्भुत तेल ने अपना कमाल दिखाया। उस तेल की खाने की गंध के कारण शार्क मछलियों ने उन जासूसों को अपना भोजन बनाना पसंद नहीं किया, और इस तरह एक बार और तीन जासूस बाल बाल बच गए। वहां से तीन जासूस पूरे 10 किलोमीटर तैरते हुए। आज तो लगता है मेरी आधी तोंद गायब हो गई है। हफ हफ। मोटे, अगर रोज तू इतना तैरा करे तो तेरा कल्याण ही हो जाए। हा हा हा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। यह फिर अपनी खुराक 4 गुना कर देगा। ही ही ही। वापस बखनूर पहुंचे। बखनूर में वे असलम के घर ही रुके। और दूसरे दिन शाम को बड़े सुल्तान की मौजूदगी में तीन जासूसों ने छोटे सुल्तान को आ पकड़ा। छोटे सुल्तान उन्हें जिंदा देखकर बेहोश होते होते बचे। सुल्तान, आपका ये जुड़ा भाई आपके देश की दौलत को लूट रहा है। इसके कारनामे देखने हो तो उस द्वीप पर जाइए जहाँ इसने छोटी झूठी मूठी फैक्ट्री लगा रखी है। मेरे इस गद्दार भाई को विरासत में ले लो। गुर्र। और फिर दूसरे दिन तीन जासूसों को सुल्तान से बहुत बड़ा इनाम मिला। बहादुर, मैं तेल का एक कुआं इनाम स्वरूप तुम्हारे नाम करता हूँ। इसकी सारी आमदनी तुम तीनों को आजीवन मिलेगी। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाप रे बाप, हम भला इतने पैसों का क्या करेंगे? सारी जिंदगी जमकर हलवा पूरी खाएंगे। यम यम। मैं सोचता हूँ अपने असलम दोस्त को क्यों न एक बड़ी ऐसी भेंट दी जाए। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।